दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स एपिसोड 6 में हम चर्चा करेंगे फोटॉन थ्योरी पे। जी हाँ, हम अपने इस मॉडल को जो हमने प्रपोज किया है स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल, जिसमें एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है उसको समझाने के लिए आज हम उसको वास्तव में फोटॉन थ्योरी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने अपने पिछले एपिसोड 5th एपिसोड में कैसे हमने क्या बोलते हैं इसी तरह से न्यूट्रल न्यूक्लियस यूनिवर्स के ज़रिए इस थ्योरी का हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और कैसे फील्ड का डेवलपमेंट हमने समझाने की कोशिश की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड का। फिर से वहीं आ जाते हैं और हम मान लेते हैं कि जब हमारा यूनिवर्स चालू होने वाला था तो सारा का सारा जो मास और एनर्जी था वो किसी एक पॉइंट पर केंद्रित था और पूरे यूनिवर्स में उस पॉइंट के अलावा कुछ नहीं था, कोई फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब हुआ ये कि सरफेस में टर्बुलेंस या इंटरनल एनर्जी या मासेस के लम्स कुछ ना कुछ सरफेस से बहुत ही स्लोली ना के बराबर स्पीड से मान लीजिए निकलने लगी। और उनको कौन रोक रहा था? कोई रोकने वाला तो चाहिए ना। किसी अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं वो उस मास को रोक रहा था उस पॉइंट को छोड़ने से। परंतु वो फिर भी वो जो मास है जो सरफेस छोड़ रहा था, जी हाँ, उस पॉइंट को छोड़ रहा था जहाँ सारा मास और सारा एनर्जी केंद्रित है, तो वो न्यूट्रल मास जब अपना सरफेस छोड़ रहा था इस सरफेस को कहीं ना कहीं, तो वास्तव में एक अट्रैक्शन के विरुद्ध कार्य भी कर रहा था और बहुत स्लोली है कुछ, मतलब, और बाहर से कोई मदद भी नहीं है ना। तो वास्तव में ये एनर्जी आई कहाँ से? तो हमने ये कहा कि ये एनर्जी कहीं और से नहीं आई, मास की कीमत पे आई। जैसे जैसे वो जो इनिशियल मास था सरफेस का वो पॉइंट को छोड़ने लगा ना, तो वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी की कीमत पे ये वास्तव में अट्रैक्टिव फील्ड के विरुद्ध वो काम कर रहे थे। और जाते 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 एक समय ऐसा आया कि पूरे के पूरे रीजन में इस तरह से जब पास कर लिया तो वो मास अपनी आइडेंटिटी खो दिया और उस पूरे रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर गई। फिर हमने ये माना कि एक बार जब फील्ड एग्जिस्ट कर गई उस सेंटर के अराउंड जहाँ मास और एनर्जी टोटल कंसंट्रेटेड थी कुछ मास की कीमत पर, तो फिर हमने एज्यूम किया था कि मान लीजिए कि फील्ड जहाँ एकदम सबसे जीरो हो गई है, केंद्र से सबसे ज़्यादा, सेंटर से सबसे ज़्यादा जीरो हो गई है, तो वहाँ पर एक कोई मास मान लीजिए कहीं और से ला के रख दीजिए मान लीजिए और उसको फ्री फॉल होने दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स में, सेंटर की ओर आने दीजिए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगी कहाँ से आएगी? एक्चुअली में वहीं से आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड से आएगी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही आएगी। और चूँकि फील्ड से एनर्जी आएगी तो फिर हमने ये कहा कि फील्ड की एनर्जी जो है वो फिर कुछ कम होनी चाहिए, कुछ कम होनी चाहिए। यहाँ तक बात आई थी। कहने का अंदर हम शो करना ये चाहते थे कि जो मासेस की, जिस मास ने यूनिवर्स के एक्सपेंशन के समय जिस सेंटर को इनिशियली छोड़ा, वो मास ने अपनी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी और मैटर कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड मैटर को खर्च कर फील्ड का डेवलपमेंट किया। जी हाँ, कम से कम शब्दों में इंटरनल एनर्जी जो उस मास की थी पूरी तरह कन्वर्ट हो गई किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब हम ये मानते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में ये मान लेते हैं ठीक उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं जैसे हमने इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे एक रदरफोर्ड ऑर्बिट या बोर और रदरफोर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो बोर ने कहा कि कुछ ऑर्बिट्स में एनर्जी नहीं लूज करेंगे, लेकिन साइंस तो वही है, क्यों नहीं लूज करेंगे? तो हमने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होने लगा, टूटने लगा। और टूटने के कारण क्या हुआ कि जो वो एनर्जी लॉस करता वो स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के मध्य वो इकट्ठा होने लगी। इस बीच मास एनर्जी कन्वर्जन
और प्लस जो इलेक्ट्रॉन एक बोर ऑर्बिट में घूमना, मान लो थोड़ी देर घूमा भी है तो उससे रिलेटेड भी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया। तो ये सब जो किस तरह से फूटेगा, किस हद तक फूटेगा, कितना फैलेगा, क्या होगा, तो यही सब क्या बोलते हैं, अंततः इक्विलिब्रियम जब रीच करता है तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होकर न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकल वे में क्या बना लेता है, ऑर्बिटल बना लेता है, जहाँ मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नोड्स का काम करते हैं न्यूक्लियस के साथ मिलकर, जिनके मध्य स्टैंडिंग वेव होती है ना। ठीक वैसा ही मॉडल हमने यूनिवर्स के लिए करने की कोशिश की कि सरफेस से कुछ न्यूट्रल मास निकला और वो उसकी एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, फील्ड में, और इस हद तक हो गई कि कोई मास बचा ही नहीं, मतलब जो निकला था, बाकी मास केंद्र में है एनर्जी के साथ। फिर हम अब मानते हैं कि वापस चलते हैं कि जो फील्ड डेवलप हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कुछ ऐसा कुछ होता है या कुछ मास रह भी जाता है एकदम कोने में फील्ड के अंत में, और वो मास फिर से एग्रीगेट होकर, अब हम बाहर से मास नहीं लाते, वही मास फिर से एकदम फील्ड के अंत में फिर से इकट्ठा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर के अराउंड वो तेज़ी से फ्री फॉल करेगा, और सेंटर पे अगर अवरोध ना हो, क्योंकि सेंटर पे ज़्यादातर मास और एनर्जी अभी भी कंसंट्रेट है, लेकिन एक पल के लिए उसको भूल जाइए या इस तरह से करिए कि वो कोलाइड करे तो फिर दूसरा उसी के बराबर मास अपोजिट दिशा में निकलने लगे, तो एक तरह से क्या होगा कि जो सेंटर के ओर जो मास इकट्ठा होके आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है उसकी, और वो फील्ड से लेता जा रहा है, सेंटर के बाद जब दूसरी दिशा में जाएगा तो उसकी एनर्जी वापस, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और फिर से फील्ड की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन हम देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अब कोशिश करिए कि ये जो मास का एग्रीगेशन हुआ था वो एक ही पॉइंट में एक मास पे नहीं हुआ था जो बचा हुआ मास था, बल्कि वो कई मासेस में हुआ था, और इस तरह से सभी सेंटर के अराउंड अगर मूव करेंगे ऐसे, कोई कुछ मास का टुकड़ा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ना, तो कहने का मतलब है कि टोटल मास मान लीजिए यम है, तो वो कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन में वो आपको मूव करता मिलेगा, हर डायरेक्शन में मूव करता वो मिलेगा। और जब ये टोटल मास छोटे छोटे पार्टिकल में कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप इस तरह से विजुअलाइज करिए कि जो टोटल मास था, जो एकदम पूरे मास को इकट्ठा कर लीजिए और फील्ड के अंत में पहुंचा दीजिए, तब वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब छोटे छोटे पार्टिकल में हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पूरा का पूरा मास। तो एक तरह से आप देखते हैं कि ये एक तरह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं अब पूरे मास में कहीं ना कहीं, और वो पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गई है इस उस टोटल मास से रिलेटेड मास में, और वो मास का हर टुकड़ा अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का पार्ट हो गई ना। तो इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड बनी वो मास की इंटरनल एनर्जी की कीमत पे बनी थी जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो दूर दूर तक फैलती रही और स्टेबल हो गई ना, जब तक कि फिर वो जो सेंटर पे जो पूरा मास है वो और पार्टों में ना डिवाइड हुआ हो। खैर चलिए, अब आते हैं फिर से अपने इलेक्ट्रॉन पे। अब हमने क्या प्रपोज क्या किया, ये सभी जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी गई तो इसी तरह से लिखी गई कि इलेक्ट्रॉन जो है एज एन स्टैंडिंग वेव न्यूक्लियस के अराउंड है ना। मैं वास्तव में मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ खुद ब्रेक हो गया है, मास और चार्ज का क्लाउड लिए, और उनके साथ नोड्स बना रहा है। इन नोड्स के मध्य कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है। बस ये है क्या है कि स्टैंडिंग वेव में क्या रहता है कि दो नोड्स के मध्य क्या रहते हैं कि जो फील्ड रहती है वो वाइब्रेट करती रहती है। क्या रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, और अलग अलग पॉइंट पे ऑसिलेशंस जो होता है, मैक्सिमम ऑसिलेशन वो अलग अलग होता है ना।
एवरेज ऑसिलेशन किसी पॉइंट पे वो जीरो होगा, क्योंकि जितना देर ऊपर रहेगा उतने देर नीचे भी फील्ड रहेगी ना। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव है, जबकि हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप की उसमें हर एक पॉइंट पर सेंटर से दूर जाने पर फील्ड क्या है, फिक्स है, वो ऑसिलेट नहीं कर रही है। वो बात अलग है कि अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर के क्या हो रहा है, फील्ड अपोजिट दिशा में हो गई है। क्या हो गई, अपोजिट दिशा में। लेकिन उस फील्ड में हमने देखा कि इनर्जी छुपी है और इनर्जी कहीं और से नहीं आई है, जो मास इस फील्ड को बनाने में कंज्यूम हुआ है उसकी इंटरनल एनर्जी से वास्तव में ये फील्ड डेवलप हुई है। और ये फील्ड वास्तव में वही इंटरनल एनर्जी जो हर डायरेक्शन में थी, वो एक तरह से उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और वो वेक्टर सेंटर के अराउंड देखें तो हर डायरेक्शन में है ना, फील्ड के रूप में। तो यहीं पे आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के मध्य स्पेस में एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन टूट चुका है अलग अलग मासेस में, चार्जेस में, और वो न्यूक्लियस के साथ नोड बना रहा है, और उस इन सभी नोड्स के मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडिंग वेव है ना। लेकिन अब स्टैंडिंग वेव में एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। तो जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ फील्ड ऑसिलेट नहीं कर रही थी, वो बात अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड थी, उसको हम हार्नेस कर सकते थे काइनेटिक एनर्जी में किसी मास के। इसी तरह से कोई स्टैंडिंग वेव है अगर, और अगर उसके ऑसिलेशन को अगर हम हार्नेस करना चाहें तो उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, उससे हम एनर्जी क्या है, निकाल सकते हैं। जितने समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, भले ही अलग अलग एम्पलीट्यूड हो दो नोड्स के मध्य, लेकिन वो वर्क कर सकता है। और इसी तरह से अगर हम और काम लेना चाहें तो दूसरे साइकिल में जब वो फील्ड नीचे है तो फिर हम और क्या बोलते हैं, वर्क ले सकते हैं। कहने का मतलब स्टैंडिंग वेव और कुछ नहीं है, एक तरह का एनर्जी है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है भले ही ऑसिलेट नहीं कर रही है, वैल्यू अलग अलग है हर एक पॉइंट पर सेंटर्स दुनिया में, लेकिन वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो चाहे फील्ड हो चाहे स्टैंडिंग वेव हो, हर एक प्रकार की एनर्जी है, हार्नेस की जा सकती है। तो दोनों में सिमिलरिटी और क्लोज करते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव है जहाँ ऑसिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज ऑसिलेशन तो जीरो है, लेकिन क्या बोलते हैं उन ऑसिलेशन को चूँकि यूज किया जा सकता है तो उनके मैग्नीट्यूड से ट्रांसफ़र अगर कर लें, भाई जितना देर मैक्सिमम ऑसिलेशन ऊपर है उतना देर स्टैंडिंग वेव में किसी पॉइंट में नीचे है ना, लेकिन वर्क तो निकाला जा सकता है। तो इसलिए हम उन ऑसिलेशन और अलग अलग पॉइंट पे दो नोड्स के मध्य पे अलग अलग मैक्सिमम ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का है ना। एवरेज ऑसिलेशन तो जीरो है, लेकिन मैक्सिमम जो है चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर वो अलग अलग ज़रूर है, लेकिन वर्क निकाला जा सकता है। फील्ड से भी वर्क निकाल सकते हैं। तो स्टैंडिंग वेव को हम फील्ड से भी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर एक फील्ड है स्टैंडिंग वेव के बजाय, और उसका एक मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड क्या है, जो एवरेज एम्पलीट्यूड है नोड्स के मध्य, एवरेज एम्पलीट्यूड नोड्स के मध्य मैग्नीट्यूड का, उससे हम क्या बोलते हैं, एक फील्ड की हम क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बस ये था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ थी। यूनिवर्स वाले मॉडल में सेंटर ऑफ सिमेट्री में वास्तव में जितना ग्रेविटेशनल फील्ड एक डायरेक्शन में थी, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड थी। यहाँ पर दो नोड्स के मध्य सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइन ना। तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, जितने समय एक एवरेज फील्ड है बस उतने ही समय एवरेज फील्ड नीचे हो जाएगी, उतने ही समय एक एवरेज फील्ड नीचे हो जाएगी। आधा समय ऊपर रहेगी, आधा समय नीचे रहेगी। तो देखिए किस तरह से स्टैंडिंग वेव और क्या बोलते हैं जो एक फील्ड होती है उसमें हमने इक्विवेलेंस अचीव कर लिया। अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड में अंतर यह है, ग्रेविटेशनल फील्ड मास के कारण होती है, चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। क्या हो रही है, ऑसिलेट कर रही है। या अगर एवरेज फील्ड से हमने कर लिया है उसको,
तो हर एक पॉइंट पे एक फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है ना। लेकिन एवरेज सेंस में देखें स्टैंडिंग वेव में या इसके एवरेज काउंटर पार्ट फील्ड में, तो एवरेज सेंस में कोई पॉइंट जो टोटल फील्ड पा रहा है वो जीरो पा रहा है। क्या पा रहा है? जीरो पा रहा है। समझ रहे हैं ना? एवरेज सेंस में टोटल फील्ड जीरो पा रहा है, और इसलिए भी जीरो पा रहा है क्योंकि स्टैंडिंग वेव क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। इसलिए वो फील्ड को क्या पा रहा है? टोटल जीरो पा रहा है। और जो स्टैंडिंग वेव डेवलप कैसे हुई है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के कारण ना। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के टोटल चार्जेस क्या हैं एक न्यूट्रल एटम में? वो क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। तो जो भी फील्ड है वो कोई पॉइंट फील्ड तो फील करेगा स्टैंडिंग वेव में, लेकिन वो पॉइंट पर टोटल फील्ड जो वो फील करेगा वो जीरो फील करेगा। क्या करेगा? जीरो फील करेगा ना। अब आते हैं कि फोटॉन थ्योरी से कैसे जोड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के रूप में है, स्टैंड ना, ऑर्बिटल के रूप में न्यूक्लियस के राउंड है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के रूप में न्यूक्लियस के राउंड है, और हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कई सारे चार्ज पार्टिकल्स में वो स्प्रेड हो गया है, और जो चार्ज पार्टिकल स्प्रेड है वो न्यूक्लियस के साथ मिलकर नोड्स बना रहा है, उन नोड्स के मध्य स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही है। अब पता लगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आ जाता है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, वो किस में निकलती है? फोटॉन के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? फोटॉन के रूप में निकलती है, डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है। तो वो फोटॉन की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? आइंस्टीन साहब ने बताया एच म्यू के प्रोपोर्शनल है ना। किसके प्रोपोर्शनल है? एच म्यू के प्रोपोर्शनल होगी ना। एच म्यू के इसलिए प्रोपोर्शनल होगी क्योंकि जो म्यू है, म्यू क्या है? फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है? मान लीजिए फोटॉन की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो वेव नंबर कितनी हो गई? प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो वेव नंबर जस्ट अपोजिट। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जो हो जाएंगी एक फ्रीक्वेंसी में ना। समझ रहे हैं कि नहीं? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दो पॉइंटों के मध्य नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा रहेंगी। दो पॉइंटों के मध्य नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा रहेंगी। फ्रीक्वेंसी कम है, दो पॉइंटों के मध्य नंबर ऑफ वेव्स कम रहेंगी। लेकिन कोई किसी भी फोटॉन की एनर्जी जो रहेगी वो एच म्यू के इंटीग्रल प्रोपोर्शनल रहेगी। क्या रहेगी? एच म्यू। जो म्यू है एच इंटू म्यू, समझ रहे हैं ना, वो म्यू के प्रोपोर्शनल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई फोटॉन जब एब्जॉर्ब होगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग वेव बना रहा है न्यूक्लियस के द्वारा ना, तो वो पूरा का पूरा फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, आधा तो यह एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब इसका कारण बताते हैं क्यों। फोटॉन क्या है? फोटॉन मूव कर रहा है स्पेस में, तो वो और कुछ नहीं है। फोटॉन वो एक वेव, वो एनर्जी का पैकेट है, और उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं? जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी इसकी नंबर ऑफ वेव्स हैं उस पैकेट में ना। लेकिन नंबर ऑफ वेव्स क्या हैं? इंटीग्रल हैं। नंबर ऑफ वेव्स क्या हैं? इंटीग्रल हैं। तो वो फोटॉन अगर किसी पॉइंट से मूव करेगा तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स मूव करेंगे? वो इंटीग्रल मूव करेंगे। तो टोटल जो फील्ड वो फील करेगा, टोटल वो फील्ड, ऑसिलेटिंग फील्ड वो मूव करेगा ना। जब वेव फॉर्म मूव करेगा तो किसी पॉइंट पे चूंकि इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट से गुजरेंगी, तो टोटल उसकी जो फील्ड को वो मूव करेगा, वो टोटल फील्ड एवरेज सेंस में जीरो मूव करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे स्टैंडिंग वेव में क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट पर एटम के अंदर स्पेस पर टोटल नंबर ऑफ फील्ड कितनी वो महसूस करेगा एवरेज सेंस में स्टैंडिंग वेव में? जीरो। कितना? जीरो। ठीक उसी तरह से जब फोटॉन किसी पॉइंट से गुजरेगा तो टोटल फील्ड जो वो एवरेज सेंस में फील करेगा जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ जो
वेवलेंथ हैं उस फोटान में वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल होने चाहिए। अगर इंटीग्रल नहीं होंगे तो क्या होगा कि कुछ फील्ड एवरेज में वो फील करेगा, मतलब अगर कुछ फील्ड एवरेज में फील्ड करेगा तो मतलब वो कुछ चार्ज, एक चार्ज फोटान को वो फील करेगा। क्या फील करेगा? एक चार्ज फोटान को। लेकिन जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है नोड्स बना रहा है, उसके मध्य स्टैंडिंग वेव है, और वो स्टैंडिंग वेव में किसी पॉइंट पे टोटल फील्ड एवरेज सेंस में जीरो फील होती है, क्योंकि वो जो फील्ड डेवलप हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के कारण ही डेवलप हुई है, और उनका टोटल चार्ज क्या है? जीरो है ना। और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अगर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कूदता है नीचे वाले में, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो वास्तव में उसको इस तरह से रिलीज करना है कि एवरेज जो रहे, एवरेज जो स्टैंडिंग वेव जब एक लीनियर वेव पैकेट में बदलेगी तो इस तरह से उस फोटान में, उस पैकेट में इतनी नंबर ऑफ वेव्स रहें कि टोटल जो, जब वो फोटान गुजरे किसी पॉइंट से तो टोटल फील्ड वो क्या फील करे? फ्री स्पेस में जीरो फील करे। अन्यथा अगर वो चार्ज फील करेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा एनर्जी स्टैंडिंग वेव से निकला हुआ है, जो स्वयं किसी पॉइंट पर न्यूट्रल, किसी भी पॉइंट पर वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है एवरेज सेंस में, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्वयं न्यूट्रल है, वो स्टैंडिंग वेव वाली, वो अगर फोटान में निकलेगी तो फोटान में भी नंबर ऑफ वेव्स क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ वेव्स इंटीग्रल होनी चाहिए। जब वो मूव कर रहा है पैकेट और किसी पॉइंट से वो फोटान जब मूव करेगा तो उसको जीरो चार्ज फील होना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो भी वेव पैकेट होगा उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स होंगी या वेव नंबर्स होंगे, और इसीलिए अगर वेव नंबर्स ज़्यादा हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी ऑफ अ फोटान प्रोपोर्शनल होगी किसके? वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। और वही का पूरा प्रोटॉन, चूँकि वो एवरेज सेंस में ज़ीरो है, तो वही वास्तव में एब्जॉर्ब किया जाएगा एटम के द्वारा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से हमने जिस तरह से भी चीज़ें समझाने की कोशिश की, उम्मीद है ये पसंद आएगा। थैंक यू। मिलेंगे फेसबुक के लाइव एपिसोड में। थैंक यू सर।